नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रामायण में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध, और इसके केंद्र में है रावण के मुकुट का गिरना। अक्सर हम युद्ध को सिर्फ हथियारों से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिया देखेंगे। आज बात होगी एक ऐसे अचूक बाण की जिसे किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही कड़ा, बिना कुछ कहे एक स्पष्ट मैसेज देने के लिए छोड़ा गया था। एक ऐसा मैसेज जो सीधे दिमाग पर चोट करता है। तो शुरुआत करते हैं श्री राम के शिविर में घटी एक अजीब सी रहस्यमयी घटना से। जरा सोचिए, आसमान बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक एक भी बादल का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी दक्षिण दिशा से रह रहकर बिजली चमक रही है। अब जाहिर सी बात है, इस बेमौसम की चमक ने शिविर में मौजूद सभी लोगों को कंफ्यूज कर दिया। सबके मन में यही सवाल था कि भाई, बिना बादलों के बिजली कैसे चमक सकती है? एक पल के लिए तो कोई भी हैरान रह जाए। अब यहाँ आते हैं विभीषण जी, और वो इस विजुअल इल्यूजन को बड़ी ही आसानी से डिकोड कर देते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, ये कोई प्राकृतिक बिजली या तूफान बिल्कुल नहीं है। असल में त्रिकूट पर्वत की चोटी पर रावण के महल में एक बहुत ही भव्य पार्टी चल रही है, और ये जो चमक है ना, ये रानी मंदोदरी के हिलते हुए कर्णफूलों और रावण के विशाल मुकुट से टकराकर आ रही तेज रोशनी है, जो दूर से देखने पर एकदम आसमान से गिरती बिजली जैसी लग रही थी। अब जैसे ही ये बात सामने आई, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक सवाल खड़ा हो गया। मतलब सोचकर देखें, एक विशाल सेना पूरा समंदर पार करके आपके दरवाजे पे खड़ी है और आप अंदर पार्टी कर रहे हैं। लंका का राजा आखिर इस खतरे को इस तरह इग्नोर क्यों कर रहा है? युद्ध की तैयारी छोड़कर आमोद प्रमोद और संगीत में मग्न होना कुछ अजीब नहीं लगता? लेकिन विभीषण जी समझाते हैं कि ये कोई लापरवाही नहीं है, ये रावण की एक बहुत ही सोची समझी चाल है, उसकी डुअल स्ट्रैटेजी। उसका मोटिव एकदम क्लियर था। पहला, वो अपना एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता था ताकि दुश्मन की सेना को लगे कि उनके आने का तो लंकापति पर कोई असर ही नहीं हुआ। और दूसरा, वो ये भी श्योर कर रहा था कि लंका की आम जनता के बीच युद्ध को लेकर कोई पैनिक या दहशत ना फैले। वो बेसिकली ये भ्रम पैदा कर रहा था कि लंका और वो खुद दोनों अजेय हैं। विभीषण जी की इस बात पर गौर कीजिए। ये रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इस साइकोलॉजिकल दांव पेच को समझिए। रावण अपने बिहेवियर से ये दिखावा कर रहा है कि नर और वानरों की सेना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। बिना एक भी हथियार उठाए, बिना एक भी सैनिक भेजे, वो दुश्मन के दिमाग पर हावी होने की एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये एक प्रॉपर माइंड गेम था। लेकिन दूसरी तरफ श्री राम भी रावण के इस जटिल माइंड गेम को तुरंत समझ गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक सर्जिकल काउंटर स्ट्राइक करने का सही समय आ गया है। रावण ने ये जो झूठी सुरक्षा और अजय होने का महल खड़ा किया था ना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर आप चुप रह गए तो दुश्मन हावी हो जाता है, पलटवार करना ही पड़ता है। श्री राम कहते हैं, मैं केवल उससे सावधान कर दूंगा, उसे बता दूंगा कि मैं लंका आ गया हूं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये जो बाण चलने वाला था, उसका मकसद किसी की जान लेना या घायल करना बिल्कुल नहीं था। ये एक टारगेटेड वार्निंग थी। शिविर के उस पार से बस एक सीधा सा मैसेज डिलीवर करना था कि दुश्मन अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। ये तीर हथियारों की ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सीधे अहंकार पर वार करने के लिए था। और फिर वो बाण छूटता है, और इसकी सटीकता देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक तेज आंधी की तरह सीधे रावण के महल में घुसता है। रानी मंदोदरी के कर्णफूलों को बिना एक खरोच पहुंचाए एकदम परफेक्शन के साथ काट देता है, और महाराज दशानन के मुकुट को सीधे जमीन पर गिरा देता है। बिना किसी जानमाल के नुकसान के ये एक अचूक सर्जिकल स्ट्राइक थी। रावण के उसी मैं अजय हूं वाले घमंड पर एक सीधा और सटीक प्रहार। अब इस इंसिडेंट का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, वो तुरंत राजमहल में दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस के रूप में सामने आया। रानी मंदोदरी इसे एक भयानक अपशगुन मानकर बुरी तरह डर जाती हैं और युद्ध टालने की विनती करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रावण, वो अपने अहंकार में इसे बस राम का एक मामूली जादू टोना या मायावी टोटका कहकर टाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दरबार में सब शांत रहें और उसकी इमेज न बिगड़े, इसके लिए रावण एक बहुत ही चालाकी भरा तर्क देता है। वो कहता है, जिसके सिर का गिरना शुभ सिद्ध होता रहा हो, उसके लिए मुकुट गिरने से क्या होगा? वो अपने उस अतीत का हवाला देता है जब उसने भगवान शिव को अपने ही सिर काट कर चढ़ाए थे।
वो सबको ये जताना चाहता है कि देखो, जिसने अपने सिर कटने की परवाह नहीं की, वो इन छोटी-मोटी बातों से या एक मुकुट गिरने से क्या ही डरेगा। अपनी इस निडर पब्लिक इमेज को और पक्का करने के लिए रावण अपनी अनमैच्ड मिलिट्री पावर गिनवाने लगता है। जरा उसकी ताकत की लिस्ट तो देखिए। उसकी अजेय चंद्रहास तलवार, महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र, कभी न छूटने वाला नागपाश, इंद्र से छीना हुआ वज्र, उसका मायावी शूल और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को उठाने वाला उसका अपार शारीरिक बल। वो ये सब इसलिए बखान कर रहा है ताकि इतने बड़े झटके के बाद भी उसका जो पब्लिक डोमिनेंस है उसमें कोई दरार न दिखे। एक तरह से वो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। खैर, ये तो हो गई दरबार की बात, लेकिन इस पूरे एपिसोड का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम रावण के इस पब्लिक इमेज और उसकी पर्सनल अंदरूनी सोच को कंपेयर करते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, जब दरबार का शोर खत्म हो जाता है, जब एक राजा अपने खुद के ख्यालों के साथ बिल्कुल अकेला होता है, तब क्या होता है? असली सच्चाई तो वहीं सामने आती है। एकांत में वो सारा राजसी दिखावा और वो झूठी हंसी सब गायब हो जाती है जो रावण दरबार में डींगे हाँक रहा था। अकेले में उसकी वही आवाज एक गहरी चिंता में बदल जाती है। अंदर ही अंदर वो खुद ये एक्सेप्ट करता है कि एक इतनी बड़ी सेना का पूरा समुंदर पार कर लेना और लंका के अभेद्य दरवाजों तक आ पहुंचना, ये कोई साधारण इंसान तो कर ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो सीक्रेटली ये कंक्लूजन निकाल लेता है कि राम ने कुछ तो ऐसा किया है जो नामुमकिन है, और इस वानर सेना को पक्का कोई ऐश्वर्य सपोर्ट मिला हुआ है, या शायद खुद देवता ही वानर का रूप लेकर आ गए हैं। और बस यहीं पर यह साबित हो जाता है कि श्री राम का वो जो अचूक बाण था ना, वो साइकोलॉजिकल प्रहार, वो रावण के दिमाग में शक और डर का बीज बोने में 100% सक्सेसफुल रहा था। जो दिखावा वो दुनिया के सामने कर रहा था, अंदर से वो खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तो इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। फिजिकल युद्ध के मैदान में तलवारें खींचने से बहुत पहले ही एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो चुका था और उसका असर भी हो गया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, परसेप्शन और माइंड गेम्स के इस युद्ध में क्या पहला और सबसे गहरा वॉर वाकई हथियारों से होता है या फिर विचारों से? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?